नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के ओजस प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपको 3 राज्यों में जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन आपने जी मैं शुभकामनाएं नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप मात्र वो एक यूट्यूबर थे। और देखो, यूट्यूबर्स के लिए अच्छा माहौल और सिचुएशन नहीं चल रही है, पर आप जी मात्र वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की बहुत ही सटीक आपने प्रेडिक्शन की थी, और छत्तीसगढ़ में भी आपने सटीक प्रेडिक्शन की थी। और आपने मुझे तो पर्सनली बहुत बार कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार आ रही है। तब मुझे भी 1% डाउट होता था, परंतु आपने जो भी मुझे इंटरनली फीडबैक दिया, जो भी इंटरनली बातें की, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं सही में कह रहा हूं कि आप वो एक लौते व्यक्ति है जिन्होंने तीनों चीजों को प्रिडिक्ट किया। तो आपको शुभकामनाएं, और जनता को ढेरों बधाइयां, और जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन शहजाद भाई, आपने एक और चीज प्रेडिक्ट की थी। वो चुनाव से पहले ट्विटर के टाइमलाइन पे लिखा था कि राजस्थान हम जीतेंगे, उसके बाद असली कांग्रेस का चाल और चरित्र बाहर आएगा। जी। कलकर्णी सेना के एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी का निधन हुआ। निधन क्या हुआ एक्चुअली, इसको हत्या कहनी चाहिए। हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई। इसके बाद पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम लगता है संविधान पढ़ना भूल गया है शहजाद सर, क्योंकि जी संविधान की जानकारी वैसे भी उनको कम ही है, क्योंकि मेरे पीछे देखिए आपको दिख रहे हैं आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी को तो 2 बार उन्होंने चुनाव हराया, परंतु हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस का इकोसिस्टम लग चुका है राजस्थान में आग लगाने के लिए, क्योंकि जो दुखद हत्या हुई है करणी सेना के अध्यक्ष की, वो करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से पहले उनको जरा चिंतन करना चाहिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है राजस्थान में। अगर है तो बताइए हमारा मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। ये इतने बड़े बेवकूफ तो मैं नहीं कहूंगा, ये जानबूझकर इस प्रकार का एक वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस्तीफा जरूर दिया है, परंतु संवैधानिक प्रथा यह है कि इस्तीफा दिए हुए मुख्यमंत्री को ही केयरटेकर सीएम बनाते हैं, जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता। और भाजपा का तो मुख्यमंत्री का नाम भी सामने नहीं, तो शपथ लेना दूर की बात। तो आज की तारीख में जब यह हत्या हुई है, तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, मेरे पास बयान है गोगामेडी जी का, सुखदेव जी का, जिसमें अप्रैल में उन्होंने कहा था कि मेरी सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत जी जो है अनदेखी कर रहे हैं, मुझे थ्रेट आ रहा है, परंतु वो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। हजारों पत्र लिखे गए उनके द्वारा भी, हजारों रिक्वेस्ट की गई कि इनकी सुरक्षा को बढ़ाई जाए, उन्होंने नहीं बढ़ाई। थ्रेट का इनपुट पंजाब पुलिस से लेकर बाकी पुलिस की और इनपुट्स आए हैं, राजस्थान की पुलिस के पास था, उसके बावजूद भी नहीं किया गया है। और इसीलिए जो मैंने 3 दिसंबर को रात में एक ट्वीट डाला था, मुझे मेरे ट्वीट की बात कर रहा था। मुझे मेरे कांग्रेस के, मेरे देखिए कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सोर्स है। एक और चीज मैंने डिस्क्लोज की है, वो भी उस पर भी चर्चा काफी चल रही है, 3.8 करोड़ को लेकर, वो एक अलग विषय है। कांग्रेस के भीतर मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि उनका पूरा प्लान है कि पहले 100 दिन में राजस्थान में असामाजिक तत्वों की मदद लेकर वहां पर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हर प्रयास को करना। और जो लोग आज तक राजस्थान के विषय में एक ट्वीट नहीं किया है, जितने बलात्कार हुए, जितनी हत्याएं हुई, जितने उत्पीड़न के मामले आए, एक ट्वीट जिन्होंने नहीं किया, कल से लेकर वो लगे हुए हैं कि राजस्थान में जंगल राज। अरे भाई, जंगल राज है तो किसका राज है आज? वहां पर मुगल राज किसने लाया है? और ये देखिए, ये वो वीडियो है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और मूल्य जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है, कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? जाना नहीं है अभी किसी को। ये अशोक गहलोत जी के सरकार को कह रहे हैं अप्रैल में, जिस मुंह से ये कांग्रेस वाले और सुप्रिया श्रीनेत खासकर, जिसने कहा है जंगल राज आ गया। मैडम, जाकर देख लीजिए किसका राज है। ये अशोक राज है, इसीलिए ये जंगल राज है। जी लेकिन सिर्फ अगर ये परेशानी राजस्थान तक की प्लानिंग होती या फिर राजस्थान तक सीमित होती तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस न केवल संविधान को भूल चुकी है, बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को भूल चुकी है,
मुझे लगता है कि अपने भी पूर्व कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनके भी आदर्शों को भूल चुकी है। ना तो ऐसा लगता है कि ये राजेंद्र प्रसाद जी की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि ये तो नेहरू जी का भी सम्मान नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो बन रहे हैं, उन्होंने रेवत रेड्डी जी, इन्होंने एक गजब का बयान दिया और इंडी अलायंस भी साथ साथ चलना है। इन्होंने कहा कि केसीआर तो कुर्मी है, और जिस भाव में कहा वो पूरी की पूरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति को अपमानित करने वाला था। भी आप हाँ, मैं इस पे आना चाहता हूँ। पहले मैं आपके दर्शकों को, क्योंकि आपके लाखों करोड़ों में दर्शक है, तो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ क्या कहा है, क्योंकि ये इंग्लिश में कहा है और मैं चाहता हूं कि हर एक भारतीय और हर एक खासकर उत्तर और मध्य भारतीय ये इस बयान को सुने। मैं इसका विश्लेषण भी करूंगा, सुनिए बयान को। बिहार एंड उत्तर प्रदेश, दे आर कुर्मीस, दे हैव माइग्रेटेड टू विजयनगरम, आंध्रा, फ्रॉम देयर टू हियर, दे हैव वर्कड विद निजाम, दैट इज हाउ दे केम टू तेलंगाना। दे आर कुर्मीस इन बिहार। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा तेलंगाना डीएनए बिहार और कुर्मी डीएनए से बेहतर है। आज मेरा आपके माध्यम से अभिषेक जी केवल एक ही सवाल है। राहुल गांधी जो ओबीसी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, अखिलेश यादव जिनकी राजनीति इस पर टिकी हुई है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो बिहार से हैं, और नीतीश कुमार जो स्वयं कुर्मी समाज से हैं, अब ये लोग बताएं कि क्या वो रेवंत रेड्डी के साथ रिश्ता रखेंगे। रेवंत रेड्डी को अगर मुख्यमंत्री इनकी गठबंधन की जो सरकारें बनाती है, तो मुझे बताइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को क्या करना चाहिए। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई डीएमके के उस नेता सेंथिल के बयान से कि एक गौमूत्र राज्य है। भाई गौमूत्र, अभी मैं आने ही वाला था उस पे। गौमूत्र राज्य का क्या मतलब है भाई? गौमूत्र से इतनी आपको दिक्कत है? गौवंश के बारे में, गौवंश की सुरक्षा होनी चाहिए, किसने कहा था? ये क्या मोदी जी ने आकर कहा था या ये गांधी जी कहते थे? तो गांधी जी सांप्रदायिक थे। अच्छा, गौ के खिलाफ इतना इनका वैमनस्य है। ये जो नंदिनी ब्रांड के लिए लोग मर रहे थे, कर्नाटका का नंदिनी ब्रांड का आपको लोगो पता है क्या है? नंदिनी ब्रांड का लोगो देख लीजिए, देख लीजिए क्या है? गौ। नंदिनी तो गौ को ही कहते हैं जी। और किस प्रकार का साउथ में गौ के प्रति सम्मान है, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब 2018 में भूपेश बाघेल गौ का गोबर और गौ का बाकी मूत्र खरीद रहे थे सरकारी खजाने से, तब तो ठीक था, उसमें घोटाला क्या, वो अलग विषय है। जब राज्य सरकारें कांग्रेस की मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बनी, तब वो गौमूत्र राज्य नहीं थे, तब वो शिक्षित थे। आज वो अशिक्षित हो गए। जब 50-50 वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में कांग्रेस की सरकारें रही, तब ये अशिक्षित भी नहीं थे, ये जॉब ढूंढने साउथ में भी नहीं जाते थे, ये बिगटेड भी नहीं थे, ये सांप्रदायिक भी नहीं थे, तब तो सारे ठीक थे। अब सारे सांप्रदायिक हो गए। ये किस प्रकार का विश्लेषण है? और आज जब साइक्लोन मिचोंग आया है, तो साइक्लोन मिचोंग में अगर कोई तमिलनाडु की जनता के लिए, आंध्र की जनता के लिए एनडीआरएफ के जो लोग जा रहे हैं, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? और ये कोई केवल कांग्रेस, ये कोई डीएमके का विषय नहीं। डीएमके के तो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, जो उन्होंने मनीष के साथ किया है, जो उन्होंने बाकी स्टेटमेंट दिए है कि ये पानीपुरी सेलर है, हिंदी भाषा बोलने वाले जो है वो अविकसित है। ये सब तो एक चीज है। राहुल गांधी स्वयं ने अमेठी चुनाव हारने के बाद क्या कहा था नॉर्थ इंडियंस के बारे में? प्रियंका वाड्रा चन्नी जी के साथ हंस रही थी जब चन्नी ने भैया तो एक प्रेजोरेटिव की तरह, एक गाली की तरह इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल, तब वो हंस रही थी। तो ये मूलतः कांग्रेस का स्वभाव है। इसीलिए उनके नेताओं ने इसको शुरू किया जब उन्होंने कहा द साउथ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ? हमारी 29 लोकसभा सीट है साउथ में, सबसे ज्यादा। हमारी पुदुचेरी में सरकार, हम कर्नाटका में विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी, हमारे तेलंगाना में डबल वोट शेयर। तेलंगाना में हमारे विधायक ने तो केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। आप दोनों को हराया। तो ये बांटने की राजनीति जो की जा रही है, उसका सबसे विकराल स्वरूप अब आप देख रहे हैं। पर मेरा सवाल आपके माध्यम से अभिषेक जी तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव बताए कि इस व्यक्ति के साथ गठबंधन में कैसे है।
नहीं, वो तो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अभी भले 6 तारीख वाली कैंसिल हो गई, फिर से वापस वही प्लानिंग हो रही है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो गठबंधन बने हमारा, कुछ कुछ तो करो यार, कुछ तो किसी तरह तो मोदी को हराओ, किसी तरह तो शहजाद को रोको यार। ये शहजाद हर रोज टीवी पे आकर के हमें रेल के चला जाता है यार, कुछ तो करो यार। तो अच्छा देखिए, आप जी सॉरी, मैं सिर्फ एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जी जो बिहार, मेरे तो बहुत सारे निकट के दोस्त सहयोगी बिहार से आते हैं, जितने मेहनती, जितने कर्मठ उत्तर भारत के लोग और खास करके बिहार के लोग हैं, मेरे तो बहुत व्यक्तिगत मित्र हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की मानसिकता साउथ के लोग नहीं रखते, पर ये जो दुकानदारी अपनी राजनीति की कर रहे हैं और जिस प्रकार की भाषा, आपको याद होगा इस प्रकार से एक समय पर साउथ इंडिया के लोगों के लिए लुंगी, मद्रासी, ये सब शब्द उद्धव ठाकरे का परिवार बोलता था। आज वो लोग उनके साथ बैठकर उन उत्तर भारतीयों को गालियां दे रहे हैं जो उत्तर भारतीय आपके साथ खड़े हैं, जो उत्तर भारतीय आपके प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में योगदान देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये भाव तो नहीं है वहां के लोगों का, परंतु जिनकी ऐसी दुकानदारी ना, उनको करारा तमाचा मिलेगा दक्षिण और उत्तर दोनों लोगों के द्वारा। हम जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भ्रमण हमारी टीम कर रही थी शहजाद भाई, तो हमने एक चीज देखा, ये जो कांग्रेस का एरोगेंस है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि इस देश में जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। अब आप उन्होंने नया रॉ फिर से शुरू किया है कि भाई ईवीएम हैक हो रही है। क्या इस देश के नेताओं को, मैं सोच सकता हूं एक सेकंड के लिए कि चलिए मीडिया अपना प्रोपेगेंडा करे, लेकिन जो इस देश में पॉलिटिकली चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें पता नहीं है कि ईवीएम फंक्शन कितना ट्रांसपेरेंट है। हर पार्टी के लोगों के सामने ईवीएम को खोला जाता है, मॉक पोलिंग कराई जाती है, फिर एक सीरियल नंबर से क्लोज किया जाता है, फिर उस सीरियल नंबर के सहारे ही अगली बार खोल करके दोबारा मॉक पोलिंग होती है, फिर ओरिजिनल पोलिंग होती है, फिर एक अलग सीरियल नंबर से बंद किया जाता है, वो चारों पांच जो पार्टी के लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर अगली बार काउंटिंग से पहले वीवीपैट और इसका मिलान और उसी सीरियल नंबर के साथ खोला जाता है। और इसमें कहीं कोई चांस नहीं है कि एक्सटर्नल केबल या डिवाइस लगाया जाए। फिर भी ये बार बार बातें क्यों आ रही है? एक निष्पक्ष संस्था जो कि दुनिया के आगे सबसे अच्छी संस्था में से एक चुनाव आयोग, उस पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ईवीएम बहाना है, परिवार को हार से बचाना है। आप नोट कीजिए, यही ईवीएम से तेलंगाना में जीते। तेलंगाना में ईवीएम ठीक था, कर्नाटक और हिमाचल में ठीक था। अच्छा, हिमाचल के लोग तब तो वो गौमूत्र वाले प्रदेश से नहीं आ रहे थे। तो ये किस प्रकार की भाषा है और किस प्रकार की मानसिकता है? और देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? भारत की संस्थाओं के खिलाफ बार बार माहौल बनाना और बार बार एक प्रोपेगेंडा फैलाना। जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप वो इम्पीचमेंट मोशन ले आओ। जब आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई आदेश दे दे तो इलेक्शन कमीशन को गालियां दो। जब ईवीएम में आपको वोट ना मिले तो ईवीएम को गालियां दो। जब आप चुनाव जीत जाओ तब वो ईवीएम को ठीक कहो। तो हर भारत की संस्था के खिलाफ मोदी से बैर करते करते या मोदी का विरोध करते करते भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करना और विदेश में जाकर भारत के अंदर हस्तक्षेप की मांग करना, जब ये सारी चीजें उन्होंने की है तो वो उसी मोड पे आ गए कि मोदी विरोध में भारत विरोध पर उतर आओ। इसीलिए सेना, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी ईवीएम इलेक्शन कमीशन को गाली देना चयनात्मक रूप से कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे लिए परिवार सबसे ऊपर है और फिर संविधान है, ये उनकी मानसिकता है। और देखिए, अब तो ईवीएम पे ही नहीं है भाई। इस बार तो मैंने कांग्रेस के एक दो नेता ईवीएम पे बोल रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, उनको काउंटर कार्ति चिदम्बरम कर रहे हैं। इस बार तो ईवीएम को हटाकर सीधा जनता पर अटैक है ना। हाँ, इस बार तो जनता पे अटैक। नॉर्थ इंडिया की जनता साउथ में आती है जॉब लेने। नॉर्थ इंडिया की जनता नॉनवेज नहीं खाती है, इसलिए वोट नहीं दिया। नॉर्थ इंडिया की जनता मूलतः धर्म के आधार पर वोट देती है, उनको तो गरीबी वगैरह कुछ उनसे लेना देना नहीं है। नॉर्थ इंडिया की जनता जो है वो सांप्रदायिक है। वो हमारे वोट ज्यादा थे, 10 लाख वोट हमारे ज्यादा थे, परंतु फिर तो 10 लाख वोट तो ईवीएम से ही गिने गए, तो कैसे वोट आपके ज्यादा गए? एनीवे, इस प्रकार के मेल्टडाउन आपने देखा, मेल्टडाउन कैसे हो रहा है। कई यूट्यूबर्स का मेल्टडाउन हुआ है, वो मेल्टडाउन में ये सारी चीजें बोली जा रही है। नहीं, उन यूट्यूबर्स का अलग, मैंने एक अलग क्रैश कोर्स क्लास लिया है जो पिछले 4 महीनों से, मतलब ऐसी ऐसी बातें शहजाद भाई की बीजेपी का सुपड़ा साहब, एक बार थंबनेल देख करके मुझे भी आश्चर्य होता था कि ये वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे कभी। लेकिन आपने बात, एक सेकंड, आपने थंबनेल की बात की,
नहीं, मैं आपका चैनल तो इस्तेमाल करूंगा ही पूरा। देखिए ये थंबनेल देखिए, कल ये मेरे साथ थे डिबेट में, बड़ा मेल्टडाउन हुआ इनका आशुतोष की बात। हाँ जरा पढ़िए, तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हारेगी जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस, ये वाला मैंने दिखाया है थंबनेल एक्चुअली अपने इसमें। कांग्रेस एमपी छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जीत रही। हाँ तो जीत तो गई इनके हिसाब से। मैंने यही कहा है शहजाद भाई कि चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है, चुनाव ऐसे पत्रकार आ रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता को प्रेक्षावृत्ति में तब्दील कर दिया है। वो बड़े मेल्टडाउन मोड में थे, कल मेरे साथ डिबेट में भी थे, कल अन्य यूट्यूबर्स भी आप देख ही रहे थे उनकी प्रतिक्रिया, कुछ कुदरत के निजाम को भी याद कर रहे थे। हाँ, अरे वो उसके बारे में थोड़ा दो शब्द विशेष बोले शहजाद भाई। एक सेकंड मैं मेरे पास शायद वो वीडियो है कि नहीं मुझे पता नहीं है, आप लगा देना। ये रहा, एक सेकंड। तो ये देखिए, ये इनकी पत्रकारिता है, ये दूसरे पत्रकारों को बोलती है। ये पत्रकार जो भी है, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, हालांकि प्रियंका वाड्रा इन्हीं को इंटरव्यू देती है। ये गई किसी इलाके में, तो वहां पर कुछ मुस्लिम लोगों ने उनसे कहा कि आज ये बर्फ के गोले आसमान से गिरे, ये कुदरत का निजाम है, देख लीजिए। और ये मान भी रही है, मतलब सोच, यकीन नहीं हो रहा, आसमान से गिरी ये बड़ी बड़ी सिल्लियां। ओ भाई क्या बोल रहे हैं? ये बड़ी बड़ी सिल्लियां गिरी है, बताइए आसमान से। सबसे बड़ी अचंभित करने वाली चीज है, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी ऐसा कभी नहीं देखा है। ईद का दिन है और ऊपर आसमान से इतना बड़ा 2 किलो के 2.5 किलो के गोले, बर्फ के गोले टाइप के अगर गिर रहे हैं तो बहुत बड़ी। अच्छा, गोले नहीं थे वैसे, वो जो स्क्वायर कटिंग होती है बर्फ की सिल्लियां, हाँ, उस पे या तो मटन ठंडा रखने के लिए या तो बियर ठंडा रखने के लिए वो काम आती है। तो मटन और बियर वाला जो बर्फ की सिल्लियां थी, मैं शहजाद भाई ये समझने का प्रयास करना चाहता हूं आपसे, प्रवक्ता है आप, इतना सीरियस रह कैसे पाते हैं ऐसे पत्रकारों का नाम सुन के, या फिर ऐसे पत्रकारों के आसपास जब आप गुजरते हैं? तो एक चीज मुझे बताइए, मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। आप यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमाते हैं क्या? मुझे तो लगता है आप लोगों की करोड़ों में इनकम होगी। क्यों? अरे शहजाद भाई, मैंने तो आपको अपना इनकम भी दिखाया था सामने से। मुझे तो लगता है कि हमारी इनकम 1000 में है। अच्छा, आपको कोई फंडिंग नहीं मिलती इसलिए आपकी इतनी नहीं होगी, क्योंकि एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक यूट्यूबर उसी 5 स्टार होटल में रुका था जहां पर कांग्रेस के नेता 5 स्टार होटल में रुके थे। अब उसके पास इतने पैसे कहाँ आए होंगे? मुझे पता चला कि कुछ 3 करोड़ के आसपास की उनकी जो है, नहीं मैंने वही कहा ना कि इसी वजह से शायद तीनों राज्यों में चुनाव जिताए जा रहे थे, हराए जा रहे थे। तो इससे तो एक और चीज स्पष्ट हो गया ना कि मोदी का अपना करिश्मा है। यूट्यूबर्स बने पत्रकार चाहे कुछ कर ले, चुनाव नहीं जिता पाएंगे। नहीं, व्यू मिलना और वोट मिलना अलग अलग होता है। व्यू मिल सकता है आपको अलग अलग, क्योंकि आप पूरा दिन ही मोदी को गाली दे रहे हो, तो हो सकता है कि मोदी के जो नफरत करने वाले लोग विदेश में बैठे हैं, जिनको खतरा है मोदी की रक्षा नीति से, जिनको खतरा है मोदी की विदेश नीति से, तो वो शायद आपको देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, मनी मन खुश हो रहे होंगे, परंतु उनके व्यूज से वोट नहीं बढ़ते ना। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन ये 3 करोड़ वाली बात आप तक कैसे पहुंची? हम तक तो पहुंची, ठीक है, आप तक कैसे पहुंची? देखिए, आप उसी होटल में थे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे एक बहुत ही, मेरे देखिए सोर्सेस तो बहुत डीप है कांग्रेस में आज भी, आपको तो पता ही है, मैं मूलतः कांग्रेस से ही आया हूँ, और आज भी मुझे वहां पे हर निर्णय की, हर चीज की मुझे तुरंत जानकारी मिल जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा, 3 तारीख को ही रात को कहा था कि ये आगे एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करने वाले राजस्थान के खिलाफ, और मेरे पास और भी कल अपडेट आया था इस विषय में कि कुछ महिला मुद्दों को लेकर वो करने वाले हैं 1-2 दिन में। एनीवे, तो उसी तंत्र से मुझे बताया गया कि कुछ यूट्यूबर्स को एंगेज किया था कांग्रेस पार्टी ने, और ये उनकी बात है। अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिलवाया है कि मैं ना करूं। तो और देखिए, मैं किसी की प्रॉमिस और किसी की तपस्या भंग नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जब मुझे कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि यूट्यूबर्स को बड़े करोड़ों का बजट दिया गया, तो मैंने बोला ठीक है, आपकी हो सकता है कि आपने एंगेज किया होगा। तो उसने बोला पर बात यह है कि उनको एंगेज तो हमने किया, परंतु जितना पे किया और जितना पैसा पार्टी से गया, उसमें 3.8 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि जिस व्यक्ति ने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, या जिस
मर्द या महिला ने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है या जिसने उनकी सर्विसेज लाई है, उस व्यक्ति क्योंकि जेंडर न्यूट्रल है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने 3.8 करोड़ रुपए बीच में खा लिए। ये उनका वर्जन है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गारंटी ले सकता हूँ इसकी। हम भी जानते हैं कि कौन है। खबर देखिए क्या है, जिस प्रोफेशन में मैं भी हूँ शहजाद भाई, खबर तो पहुंच ही जाती है, लेकिन ठीक है कुछ लोगों का इससे भी तो धंधा चलता है ना। हवा और पवन के झोंके की तरह होती है, आती है और आगे बढ़ जाती है। अब देखिए मैंने कहा कि किसी की अगर ये ऐसी हरकत हो तो आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, आप डालिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो हाईकमांड को मैंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, हाईकमांड को उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट भेजा है, उनके हाईकमांड मतलब गांधी परिवार को, कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को छपवाना, अपने आप को कहना उन यूट्यूबर से कि मुझे लो, मैं इंटरव्यू दूंगा या मैं इंटरव्यू दूंगी, और उससे अपने इमेज और प्रोफाइल को अप करना पार्टी के खर्च पे, और पार्टी का 3.8 करोड़ रुपए ऐसा कुछ फिगर है जो अकाउंट नहीं हो पा रहा है इस आज की तारीख में, मुझे नहीं पता आगे हो जाए अकाउंट। तो ये स्थिति है, वो उनका इंटरनल मैटर है। मैंने उस व्यक्ति को कहा है कि यार मुझे बख्श दो, मैंने वो ट्वीट डाला है, मैं आपको प्रॉमिस दे चुका हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, पर जानना चाहते हैं लोग तो आप स्वयं ही डाल दीजिए कि कौन है वो व्यक्ति। तो उन्होंने बोला है कि मैं रुका हुआ हूं कुछ एक समय तक, मुझे लगता है राज्यसभा को लेकर उनका झगड़ा है, तो राज्यसभा अगर नहीं मिलेगी तो शायद डाल भी देंगे। हाँ, राज्यसभा का झगड़ा है, चलिए ठीक है। राज्यसभा नहीं मिलती है तो ट्वीट कर देते हैं तुरंत। बाकी हिंट तो मैं दर्शकों को बाद में दे ही दूंगा इस पे, जो शहजाद भाई ने ये जो डिस्क्लोज किया है, ये कौन है। नहीं आप कुछ नहीं कह रहे बिल्कुल भी। इनफैक्ट मैं करेक्ट करता हूँ, शहजाद भाई ने कुछ नहीं कहा, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी बहुत पहले से थी, और इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन डीडी नेशनल के एक और पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव जी, उनके पास भी ऑलमोस्ट यही इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने इससे रिलेटेड ये ऑलमोस्ट ट्वीट डाला था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग कमा खा रहे हैं, हो सकता है अपना यही एक धंधा हो, प्रेक्षावृत्ति एक अच्छा धंधा आजकल फल फूल रहा है। शहजाद भाई, शो के लिए आपने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि 2000 फिर से आपको अभिषेक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ईमानदारी से अपना काम करना, और किस प्रकार से आप मेहनत करते हो, किस प्रकार से आप स्टेट में जाते हो, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हो, और वहां से आपने मुझे अच्छी फीडबैक भी जो पार्टी की थी, बुरी फीडबैक भी थी, आपने ईमानदारी से बताया, और जो भी आपने फीडबैक दिया वो सही निकली। तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने ईमानदारी से काम किया। हाँ, हो सकता है आपका ग्लैमर कम है, हो सकता है आपको करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं, परंतु ईमानदारी, नैतिकता और आपके साथ जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद भाई, आपका मेरे प्रति कुछ ज्यादा स्नेह है, मैं जानता हूं, और दर्शक भी बोलते हैं कि आपकी और शहजाद भाई की ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है क्या। मैंने बोला नहीं, ये दो एक सेम सोच, जो हम वास्तव में भारत को उत्कृष्ट भारत बनते हुए देखना चाहते हैं, उसकी वजह से है ऐसा। और शहजाद भाई, आप सच में जबरदस्त काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही बिहार में जब मैं भ्रमण करने निकलूं तो आपको एग्जैक्ट फीडबैक बिहार के 2024 पर दे पाऊं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।